तो इस प्रकार सामंत महोदय ने हित पर आधारित अधिकार और विधिक अधिकार की परिभाषा दी। इस प्रकार हम परिभाषाओं के आधार पर विधिक अधिकार के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं कि विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। विधिक अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हो सकते हैं, जो कि में इस प्रकार है। इस अधिकार को धारण करने वाला पक्ष कोई व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि अधिकार का धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और व्यक्ति की परिभाषा व्यक्ति में विधिक व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि आप कंपनी लॉ में देखते हैं। दूसरा है अधिकार का संबंध किसी कृत्य से होना चाहिए, अर्थात किसी कृत्य के करने या न करने के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि कोई कार्य हो जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके प्रति करना उसका कर्तव्य हो या न करना उसका कर्तव्य हो। तीसरा बिंदु है संबंधित क्षेत्र तथा अधिकार की विषय वस्तु होनी चाहिए, यानी कि अधिकार की विषय वस्तु भी होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण संबंधी अधिकार है, सड़क सुरक्षा संबंधी नियम है, और भी कई नियम जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से आपके से सरोकार रखते हों। अधिकार के साथ हमेशा कर्तव्य बंधा हुआ होता है, और कोई ना कोई किसी व्यक्ति विशेष पर ऐसा दायित्व या कर्तव्य होना चाहिए जिससे कि आपके अधिकार की जीवित होने का पता चलता हो। इस प्रकार अब हम देखेंगे कि विधिक अधिकार के क्या क्या प्रकार हैं। विधिक अधिकार के प्रकार हैं, विधिक अधिकार के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार एवं सार्वजनिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार की श्रेणी में आता है जो किसी व्यक्ति को सामाजिक अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत अधिकार मतलब उस जिन अधिकारों का संबंध सिर्फ व्यक्ति विशेष के स्वयं के लिए ही होता है, जैसे कि शारीरिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ख्याति का अधिकार मतलब उसकी मानहानि न हो, संपत्ति का अधिकार आदि विधि द्वारा मान्य व्यक्तिगत अधिकार हैं। इन अधिकारों को आघात पहुंचाने वाला कृत्य यदि बिना विधिक औचित्य के किया गया है तो उसके लिए अपकृत्य विधि में दायित्व उत्पन्न होता है। इस संबंध में दो शर्त पूरी करना आवश्यक है। एक तो व्यक्तिगत अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन किया गया हो, दूसरा उल्लंघन बिना किसी विधिक औचित्य के हुआ हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो आपको अपने अधिकार के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति मिलती है। अब हम अधिकार के दूसरे बिंदु पर चलेंगे, जो है सार्वजनिक अधिकार। इस श्रेणी में वे अधिकार आते हैं जो राज्य के सभी व्यक्तियों को सामान्यतः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सार्वजनिक अधिकारों के उल्लंघन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वाद चलाने का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु सार्वजनिक अधिकारों को जब किसी गैर कानूनी कृत्य या गैर कानूनी गलती द्वारा उल्लंघन होता है तो मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जबकि जन साधारण को सामान्य हानि कारित हुई हो और वादी को विशेष रूप से हानि पहुँचे। यदि वादी को विशेष रूप से हानि न हो तो वादी को हानिकर्ता को दंड दे सकता है। इस प्रकार अपकृत्य विधि विधिक अधिकार का उल्लंघन एवं कर्तव्यहीनता दोनों प्रकार से हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित ढंग से दूसरे की संपत्ति छीन लेता है तो उसका कार्य संपत्ति के सामने के विरुद्ध है और अपकृत्य माना जाएगा। प्रत्येक चालक का कर्तव्य है कि वह वाहन को सावधानीपूर्वक चलाए। यदि कोई चालक असावधानी वाहन चलाकर किसी को क्षति पहुंचाता है तो अपने कर्तव्य भंग के द्वारा अपकृत्य करता है। अब हम दूसरे भाग में देखेंगे कि विधिक क्षति किसे कहते हैं और विधिक क्षति का जो अवहेलना होती है उसके क्या परिणाम होते हैं।
विधिक क्षति। विधिक क्षति उसे कहते हैं जो विधिक अधिकार की अवहेलना के कारण होती है। सामंड के अनुसार एक ऐसा कृत्य है जिससे प्रतिवादी बिना किसी कारण या कार्य के ही वादी को क्षति पहुंचाता है। दुष्कृति के कानून का उद्देश्य यही है कि व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से रोका जाए जिनके द्वारा वह दूसरों की संपत्ति, सुरक्षा और ख्याति को हानि न पहुंचा सके। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके पीड़ित पक्ष हर्जाना वसूल कर सकता है। वेद क्षति ना हो तो वास्तविक क्षति के समान है और नहीं आवश्यक है कि आर्थिक क्षति के समान हो, किंतु ये जरूरी है कि ये विधि में आती हो। वादी के अधिकार पर आक्रमण या हस्तक्षेप वेद क्षति उत्पन्न करता है, चाहे वादी की आर्थिक क्षति न हुई हो। वेद क्षति में वैधिक अधिकार का उल्लंघन कानून की दृष्टि में क्षति का वास्तविक प्रमाण शामिल है। इस प्रकार जब हम देखेंगे कि विधिक क्षति से क्या अभिप्राय है, विधिक क्षति से अभिप्राय है कि उसके किसी संपत्ति, सुरक्षा को, ख्याति को हानि पहुंच जाए और उसको इस बात का नुकसान हो। जैसे कि हमने एच.बी. बनाम वाइट का केस पढ़ा था, उसमें जो एच.बी. था वो व्यक्ति मतदान का अधिकार प्रयोग करने के लिए जा रहा था, उसको मतदान के अधिकार के प्रयोग से वंचित कर दिया। यद्यपि उसके मतदान के अधिकार का वंचित कर दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को वो मतदान करना चाहता था वो व्यक्ति जीत गया। अब प्रथम दृष्टया हम देखेंगे कि उसके मतदान न करने के बावजूद भी जो व्यक्ति था वो जीत गया, यानी कि उसके का ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका जो मतदान का अधिकार था उससे उसको रोका गया। इस आधार पर उसको विधिक क्षति हुई और उसको इसका दायित्व के इसकी हानि के लिए नुकसानी मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लॉस्टर ग्रामीण स्कूल का केस देखते हैं, जहाँ पर एक विद्यालय चल रहा था और एक दूसरे विद्यालय ने विद्यालय खोला और उसने अपनी विद्यालय चला था, तो प्रतिस्पर्धा के रूप में पहले वाले विद्यालय ने अपने विद्यालय में बच्चों को ज़्यादा आमंत्रण करने के लिए अपनी फ़ीस कम कर दी। तो उसने अपनी फ़ीस कम करने से जो नुकसान हुआ उसके लिए दूसरी स्कूल पर बात चलाया कि मेरे इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो वादी को उसका हर्जाना नहीं मिला, क्योंकि स्कूल खोलने से उसके कोई नुकसान नहीं हुआ था और जिस व्यक्ति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरी स्कूल खोली थी, इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रकार विधिक क्षति की विशेषताएं क्या क्या है? विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण होना चाहिए, विधि की दृष्टि में क्षति का अनुमान होना चाहिए। इसको हम दो सूत्रों से समझ सकते हैं जो हमने पहले उस पर चर्चा कर चुके हैं। वो है बिना क्षति की हानि, इंजूरिया साइन डेमोनम, और बिना हानि की क्षति, डेमोनम साइन इंजूरिया। बिना क्षति की हानि क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि किसी अपकृत्य के कारण हुई है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकारी है, भले ही उसकी अपकृत्य से वास्तविक क्षति एक पैसे की भी नहीं हुई हो। और अपकृत्य स्वतः वियोज्य होते हैं
उन्हें केवल हानि अर्थात विधिक अधिकार की उल्लंघन होने पर ही वाद चलने का अधिकार मिल जाता है, जैसा कि हमने एस बी बनाम वाइट के वाद में पढ़ा। दूसरी तरफ बिना हानि की क्षति, जिसके प्रकार कुछ अपकृत्य क्षति न होते हुए भी विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए होते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे अपकृत्य भी हैं जिनमें क्षति तो होती है परंतु हानि अथवा विधिक अधिकार का अवहेलना न होने के कारण वे अभियोज्य नहीं होते। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वादी के किसी विधिक अधिकार का अवहेलना हुई है तो उसे कितनी ही बड़ी क्षति क्यों नहीं हुई हो तो वह वाद चलाने का अधिकार नहीं होता। संक्षेप में सिद्धांत का अर्थ है कि कोई अनुचित कार्य केवल आर्थिक क्षति के कारण ही अपकृत्य नहीं हो जाता। ऐसे अनेक क्षतिकारी अनुचित कृत्य हैं जिनके कारण कानून में कोई महत्व दिया जाता है। अपकृत्य के लिए विधिक क्षति होना आवश्यक है जो केवल विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में उससे पहले वाले वीडियो में देखा, जाना और समझा कि विधिक अधिकार एवं विधिक क्षति क्या होते हैं और उनका विधिक अधिकारों के प्रकार क्या हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक अधिकार, और विधिक क्षति क्या है। तो अब इसके बाद हम अगले वीडियो पढ़ेंगे, उसमें हम अपकृत्य विधि के साधारण बचाव पढ़ेंगे और उन बचावों को अति महत्वपूर्ण बचाव हैं और उन बचावों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।